वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के पहले रूट का आज संग बुनियाद रखा। इस रूट के बन जाने से IIT से मोती झील तक का सफर आसान हो जाएगा। पहले मरहले पर 735 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा कि बहुत जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। सबसे पहले मां गंगा की आंचल में स्थित इस पावन नगरी से जुड़े हुए आप सभी भाई बहनों को वर्षों की आपकी इस तमन्ना को प्रारंभ होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात दी है, जिसकी बुनियाद आज रख दी गई। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर कल से ही इस पर सियासत भी खूब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला के प्रोग्राम को देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई लीडरों को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था। उधर कल्याणपुर में रुकन असेंबली अमिताभ वाजपेयी प्रोग्राम के मुकाम पर जाने के लिए अपने कारकुनों के साथ निकले। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आला से मुलाकात करके शहर की गंदगी के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही हिरासत में ले लिया। यूपी में पहले प्रीपेड बिजली मीटर की शुरुआत हो गई है। लखनऊ में वज़ीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह से इसकी शुरुआत की है। इसका इस्तेमाल प्रीपेड मोबाइल की तरह ही होगा, यानी पहले रिचार्ज कराइए फिर आपको बिजली मिलेगी। इसका चलन आम होने से बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, उन्हें बकाये का बोझ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रयासरत हैं कि गांव में गरीब की झोंपड़ी में 24 घंटे बिजली रहे, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी बकायेदार हैं सरकार समेत सब लोग अपना जो पैसा है वो समय पर सरकार यानी कि यूपीपीसीएल को उपलब्ध कराएं। जब यूपीपीसीएल को जो बकायेदारों का जो पैसा है वो उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो यूपीपीसीएल है वो अब घाटे में है, तो घाटे से कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट में आएगा, और जब प्रॉफिट में आएगा तो उसका लाभ उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा। बाहुबली लीडर अतीक अहमद से सीबीआई ने अहमदाबाद जेल में पूछताछ की। अतीक अहमद पर कारोबारी मोहित जायसवाल से जेल से ही तावान वसूल करने के लिए कॉल करने का इल्जाम है। सीबीआई ने इस मामले में 12 जून को FIR दर्ज की थी। वहीं सीबीआई ने 29 जून को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। अयोध्या मामले पर फैसले के बाद आज अयोध्या और फैजाबाद में पुरअमन तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज के मौके पर टाटशाह मस्जिद के नजदीक पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। जिला इंतजामिया को ये खदशा था कि कुछ लोग फैसले की मुखालफत करके इंतजामिया के लिए परेशानी का सबब न बन जाए, लेकिन उनके तमाम खदशात गलत साबित हुए। जिले में तमाम मुकामात पर भाईचारे के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। हालांकि मसाजिद के बाहर एहतियातन पुलिस फोर्स भी तैनात रही। अयोध्या के तारीखी मुकदमे का फैसला आने के बाद माहौल में कुछ सुकून और ठहराव महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के मामले में गहमागहमी फिर शुरू हो गई है। जफरयाब जीलानी के मुताबिक मुकदमे की पैरवी कर रहे वकला और पर्सनल लॉ बोर्ड मानते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ज्यादती हुई है। जिलानी साहब, आपने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि रिव्यू के लिए आप एक बार फिर अदालत उज़्मा का रुख करेंगे। बड़े पैमाने पर इस फैसले का इस्तकबाल किया है तमाम तबक़ात के, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने। क्या सोचते हैं आप, किस सबब के तहत रिव्यू का मुतालबा करना चाहते हैं आप? देखिए, हमने जो जजमेंट चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया है वो सुना, और हमारे सभी वकीलों ने, सीनियर वकील धवन साहब भी मौजूद थे और जितने और वकील हमारे थे सब मौजूद थे कोर्ट में। उन सब की राय ये थी कि जजमेंट में हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। और सबसे बड़ी जो ज़्यादती हमें नज़र आई उसमें ये कि कोर्ट ने ये मानने के बाद कि कम से कम 1857 से और 1949 तक वहाँ नमाज होती रही है, मस्जिद के साथ ज़्यादती हुई है, मस्जिद को गिराया गया, गलत गिराया गया,
मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई, गलत रखी गई। उसके बाद ये कह दिया कि हमको अलग से ज़मीन दी जाए, वो ज़मीन हमारी मंदिर को दे दी। ये हम समझते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और इसको दोबारा हमें कोर्ट में कहना चाहिए कि ये क्या बात है कि हम तो आप मान रहे हो कि इतने दिन से कम 90 साल तो आप मान रहे हो और 12 साल तो में कब्ज़ा मुखालफाना हो जाता है। तो ये कुछ सवालात हैं जो उनके जजमेंट से ही निकलते हैं। तो इस पर हमने वहाँ अपने वकीलों के सबको वही मशवरा कर लिया था कोर्ट में ही, और सबकी राय थी कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजाहत होना चाहिए और कोर्ट में रिव्यू के ज़रिए ही हो सकती है। तो कोर्ट में निकल के अभी हमने ये बात कही थी, धवन साहब भी थे हमारे साथ, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड के और दीगर जमातों के नुमाइंदे भी थे, ख़ास तौर से हमारे सेक्रेटरी फजल रहीम साहब थे, कासिम इलियास साहब थे, कमाल फारूकी साहब थे और अमीर जमात इस्लामी जो आजकल हैं वो थे, और सब वकला थे। वहाँ भी हमने ये बात की, लेकिन ये बात हमने कह दी थी, वजाहत कर दी थी वहाँ कि भाई चूँकि पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी पैरवी कर रहा है और बोर्ड की मीटिंग होना है आमला की, आमला इसमें आखिरी फ़ैसला लेगी, तो वो आमला की मीटिंग बुला ली गई है 17 नवंबर को। तो आखिरी फ़ैसला इस सिलसिले में आमला की मीटिंग में होगा। एक अहम बात यह भी है कि जिलानी साहब, आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कोई फ़रीक नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई फ़रीक नहीं है, और जो अहम फ़रीक हैं वो इससे मुस्तस्ना होते जा रहे हैं। उन्होंने इनकार भी कर दिया है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी इनकार किया है, और जमीयत जो फ़रीक अव्वल कहती है ख़ुद को, अभी तक उसने वाज़ेह इशारा नहीं दिया है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और आपकी पेशरफ्त तो क्या कुछ समझा जाए इससे, इस पर तनकीद भी हो रही है आपकी शख्सियत पर, आपकी अप्रोच पर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम इस सिलसिले में कतई मुतासिर नहीं होते हैं तनकीद से, और आपको मालूम है कि 1986 में जब ताला खुला था तो हम 3 आदमियों ने मिलकर रिट फाइल की थी। ना उस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड था, ना एक्शन कमेटी थी, ना जमीयत थी। मैं था, मुश्ताक साहब ने तैयार की थी रिट, अब्दुल मन्नान साहब से मशवरा किया था। हमने देखा कि ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने पूरी सूरत हाल को वाज़े कर दिया है। उनका मानना यही है कि वकला जो बहुत ज़िम्मेदार रोल अदा करते रहे हैं इस मुकदमे में, उनकी राय यह है कि रिव्यू फाइल के लिए जाना चाहिए। ताहम हतमी फ़ैसला 17 तारीख को होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के बाद ही किया जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मस्जिद को दी गई 5 एकड़ जमीन को लेकर मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। आज अलीगढ़ की दाराशिको फाउंडेशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मुतालबा किया है कि अयोध्या में बनने वाली तारीखी मस्जिद का नाम दाराशिको के नाम पर रखा जाए, क्योंकि वो फ़िक़्रवाना हम आहंगी के सबसे बड़े अलंबरदार थे। दाराशिको फाउंडेशन के सदर मोहम्मद आमिर रशीद ने यह भी कहा कि अगर मस्जिद की ज़मीन को दावेदार लेने से मना करते हैं तो वो दाराशिको फाउंडेशन को दे दी जाए, ताकि वहाँ अज़ीमुश्शान मस्जिद तामीर कराई जा सके। प्रस्तावित मस्जिद है उसका नाम प्रिंस दाराशिको के नाम पर रखा जाए, क्योंकि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार प्रिंस दाराशिको हैं। और जो भी ट्रस्ट बनी जाए मस्जिद निर्माण के लिए, उसमें सभी फ़िरके रहें, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सभी फ़िरकों की बराबर की भागीदारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया भर की एक ऐतिहासिक मस्जिद बनने जा रही है, जो कि हमारे देश के सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको एक मिसाल कायम करेगी पूरी दुनिया में। वज़ीर-ए-आज़म के खास मंसूबा स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए मुल्क के 50 करोड़ गरीब आवाम को तिब्बी सहूलियात का फ़ायदा पहुँचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स नज़र आती है। अकेले मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ ऐसे मुस्तहिकीन की बड़ी तादाद अब तक आयुष्मान कार्ड तक हासिल करने से महरूम रही है। एक रिपोर्ट। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुल्क के गरीब और बेहतर तिब्बी सहूलियात के महरूम तकरीबन 10 करोड़ खानदानों को 5 लाख तक के मेडिकल बीमे की सहूलत फराहम कराई गई है। इसके तहत सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों में भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन इस स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए मुस्तकीन का नाम समाजी और इक़्तिसादी बुनियाद पर तैयार की गई फहरिस्त में शामिल होना जरूरी है, जबकि समाज के गरीब और ज़रूरतमंद तबके की बड़ी तादाद फहरिस्त में नाम शामिल कराने और आयुष्मान भारत स्कीम का गोल्डन कार्ड हासिल करने से आज भी महरूम है। मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास राशन कार्ड है, ठीक है, और मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास ये बैंक ऑफ आईडी भी है, ये इसकी बैंक का राशन ये भी है,
अब बताइए मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। ने जब अपने लिए पूछा तो पता चला कि 2011 से पहले के बन रहे हैं, उसके मतलब 11 तक बन रहे हैं, उसके बाद के नहीं बन रहे अभी। वो बाद में मतलब जब अभी तक उनकी लिस्ट नहीं आई, जो लिस्ट में है नाम उन्हीं के बन रहे हैं। कोई नहीं बना, इधर उधर अस्पतालों में भी धक्के खा लिए, जवाहरनगर भी खाए थे। अड़ोसी पड़ोसी ने बताया, उनके संग हम आए भी, लेकिन तो भी नहीं बन पाया। बहुत परेशानी है यहाँ बनने में। तो आपने कोशिश की थी क्या इसके कार्ड की? नहीं अभी कोशिश नहीं, नाम तो करवा दे लेकिन आया नहीं हमारा। बताया था लेकिन हमने कोशिश की थी, किसी ने बनवाया नहीं। आयुष्मान भारत स्कीम के गोल्डन कार्ड बनाने को लेकर जहां जानकारों का ये कहना है कि लिस्ट में शामिल मुस्तकीन के कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है और लोगों को इसका फायदा भी हासिल हो रहा है, वहीं मकामी बीजेपी लीडर और साबिक एमएलए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की शिकायत है कि अकेले मेरठ जिले में ही ऐसे सैकड़ों अफराद के कार्ड बनाए गए हैं जो इस स्कीम के लिए नाअहल हैं। साबिक रुकन असेंबली की शिकायत पर यूपी के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने जांच कराने की यकीन दहानी कराई है। हमारे यहाँ जिन लोगों का उपचार हो रहा है, काफ़ी लोग उसमें से आ रहे हैं। 415 रोगी अभी तक उपचार पा चुके हैं और 1273 गोल्डन कार्ड हमारे यहाँ बन चुके हैं। और इसकी पूरी जांच कराऊंगा और इसी के आधार पर मैं पूरे प्रदेश में भी जहाँ जहाँ से ये इस तरह के बातें आ रही हैं, उन सबको एक तरह से अभियान चला के उसमें मैं कराऊंगा। आयुष्मान भारत स्कीम हिंदुस्तानी हुकूमत की एक ऐसी अहम मंसूबा स्कीम है जो मुल्क के 50 करोड़ लोगों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, लेकिन सरकारी सिस्टम की सुस्त रफ्तारी और एजेंसियों की लापरवाही की वजह से जरूरतमंद और मुस्तहिक अफराद का बड़ा तबका इस स्कीम का फायदा हासिल करने से आज भी महरूम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान प्लास्टिक सर्जरी में नुमाया मुकाम हासिल कर रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भी इसमें कदम से कदम मिलाकर चल ही रहा है। इन तमाम ख्यालात का इजहार एएमयू में आज शोबे प्लास्टिक सर्जरी की जानिब से एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया के इश्तिराक से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने किया। कॉन्फ्रेंस में प्लास्टिक सर्जरी पर मुल्क भर से आए माहिरीन ने अपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। यूनिवर्सिटी में हर तरह की कोशिशें हैं खूबसूरत बनने के लिए, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट महंगे आते हैं और उसमें कुछ मशीनें पड़ती हैं, हर चीज़ की अलग अलग होती है। फेस में कराना है तो फेस लिफ्ट होती है, एक स्किन को घिस के रब करके करते हैं, है ना, डर्मेब्रेजन होता है। फिर जैसे ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है, बटक्स हैं, उसमें इम्प्लांट डाले जाते हैं, उससे भी खूबसूरती बढ़ती है। स्कार्स जैसे होते हैं, वी कैन क्लीन द स्कार और वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट एक लिमिटेशन होती है कि हर पेशेंट रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली। जो मरीज़ किसी की स्किन का रिजल्ट अच्छा आएगा। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी स्पेशलिटी है जो किसी एक सिस्टम से जुड़ी नहीं है। जैसे कार्डियोथोरेसिक तो सिर्फ हार्ट से है, न्यूरोसर्जरी ब्रेन से है, प्लास्टिक सर्जरी सर से लेके पैर तक कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए होती है। साइंसी तरक्की से ही मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। साइंस महज एक मजमून ही नहीं बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी है, एक फ़िक्र का नाम है। और इन तमाम ख्यालात का इजहार तज़किया इस्लामिक मिशन स्कूल में आज साइंसी नुमाइश के मौके पर मुकर्रीन ने किया। तज़किया इस्लामिक मिशन स्कूल के तलबा ने साइंस के जो मॉडल्स पेश किए उन्हें मेहमानों और सरपरस्तों ने बेहद पसंद किया। इस मौके पर स्कूल के मैनेजर सुहेल अख्तर ने कहा कि तज़किया इस्लामिक स्कूल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रहा है। हम लोगों ने साइंस से एग्जीबिशन का आयोजन किया है कि हमारे ये जो बच्चे पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, ये साइंस के जरिए जो पोल्यूशन कंट्रोल, खेत की अच्छी उन्नति और डेवलपमेंट की बातें तो तभी संभव है जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह डेवलप करें। ये बहुत अच्छा साइंस एग्जीबिशन था और इसमें अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने टैलेंट्स को दिखाया है। जैसे कि उन्होंने अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं और अलग अलग चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिससे हमारी हेल्प हो सकती है अगर हम उन्हें डेवलप करें। सब बच्चों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया है, अपने अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को लेकर सबने अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं और इसमें हमें सबको दिखाना पड़ता है कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। अवाम से किए वादे याद दिलाने पर भड़के मरकजी वजीर अश्वनी चौबे, लोगों से छीन कर
फाड़ा बैनर। बिहार में जराइम पेशा नासिर बेखौफ, शहर शहर मांग रहे हैं रंगदारी। मोतिहारी में पैक्स सदर से मांगी रंगदारी। दानापुर में दहशत फैलाने के लिए शरपसंदों ने कर डाली फायरिंग। बिहार में मदारिस के तलबा को नहीं मिली है अब तक दरसी किताबें। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने बरवक्त किताबें फराहम कराने के किए थे बुलंद बांग दावे। मोतिहारी में तालिबा के साथ छेड़खानी, मनचले को पड़ गई महंगी। लोगों ने बीच सड़क पर की खूब धुनाई, पिटाई का वीडियो भी वायरल। और अजीम रियाजीदां वशिष्ठ नारायण सिंह की आखिरी रसूमात अदा। विदाई सफर में उमड़ा लोगों का हुजूम। बक्सर में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत अश्वनी चौबे ने एक मरतबा फिर अपना आपा खो दिया। बक्सर सर्किट हाउस में समाजी कारकुनों ने अश्वनी चौबे से चुनाव के दौरान किए गए उनके वादों को याद दिलाया। बस फिर क्या था, वो भड़क गए और समाजी कारकुनों के हाथ से बैनर तक छीनकर फाड़ डाला। साथ ही उन्हें वहां से चले जाने का फरमान जारी कर दिया। बक्सर सर्किट हाउस में इस वाक़े के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। समाजी कारकुनों ने अश्वनी चौबे के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी ऐलान कर दिया है। की ओर से आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में इतनी बुरी स्थिति करेंगे जो कि ये खुद सोचेंगे कि मैंने क्या एक अपंग के साथ किया है। लगता है कि दिव्यांगों के साथ ये उनका जो है बदसलूकी है, बहुत बदसलूकी है। इसको माफ करने के लायक हम लोग नहीं है। इनको आने वाले समय में चक्के के नीचे हम लोग बैठेंगे, निश्चित रूप से बैठेंगे। क्या नाम? हम अपनी मांग के लिए नहीं आए हैं, पूरे समाज की मांग के आए। वहीं आरजेडी ने मरकजी वजीर मुमलिकत अश्वनी चौबे पर निशाना साधा। आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जब हुक्मरान बेलगाम हो जाए तो आवाम सड़कों पर उतर आती है। अश्वनी चौबे के गुस्से की कोई जायज वजह नहीं है। केंद्र के मंत्री कर रहे हैं बिहार में, तो जनता सवाल पूछ रही है, तो जनता का गुस्सा स्वाभाविक है। अब उस गुस्से से अगर केंद्र के मंत्री आपा खो रहे हैं तो उनको तो बिहार सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है। जनता तो मांग रखेगी, जनता किसके पास जाएगी, और जनता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पटना में डीएम ऑफिस के करीब जिला परिषद के कारकुनों के साथ पुलिस की नोकझोंक देखने में आई। जिला परिषद के कारकुन डीडीसी की मनमानी के खिलाफ पैदल मार्च कर रहे थे और गवर्नर को मेमोरेंडम सौंपने जा रहे थे। बताया जाता है कि इसी दौरान पुलिस ने लोगों को रोका तो ये लोग पुलिस से भी उलझ गए। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने मदारिस के तलबा को किताबें फराहम कराने का ऐलान किया है। दरअसल वक्त पर किताबें न मिलने की वजह से मदारिस के तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। मदरसा बोर्ड के नए इंतजामिया ने इस मसले को हल करने के साथ साथ मदारिस के तालीमी माहौल को बदलने का भी वादा किया है। उधर मदरसा बोर्ड के ऐलान पर कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ ऐलानात से ही मदारिस के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। वहीं जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने भी हुकूमत से मदरसों के बुनियादी मसाइल को हल करने की अपील की है। मदरसे के जो हालात हैं और मुसलमानों के जो हालात हैं उसको देखते हुए अगर ये फैसला लिया जा रहा है कि मदरसे में किताब की फरहमी की जाएगी तो ये खैर मकदम करना चाहिए। बोर्ड की मीटिंग बुलाएं, बोर्ड में फैसला लें, तब हम समझेंगे कि ये सही इकदाम है। इसलिए सरकार को ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। इसके लिए देखिए असातिज़ा दूसरे तालीमी इदारों में आप देखेंगे कि लोग मुअत्तल होते हैं, यहाँ तक कि उनको बर्खास्त किया जाता है, लेकिन मदारिस में ऐसा नहीं होता है। तो इस पहलू पर बाज़ाब्ता सरकार को गौर करना चाहिए। बिहार में कारोबारी तबका एक मरतबा फिर जराइम पेशा नासिर के निशाने पर आ गया है। इनसे रंगदारी मांगी जा रही है। दहशत फैलाने के लिए दिन दहाड़े फायरिंग की जा रही है। पटना की अगर बात करें तो पटना के दानापुर में जराइम पेशों से 3 दुकानदारों से रंगदारी मांगी। इसके अलावा मशरक़ी चंपारण में पैक्स के सदर से भी 5 लाख की रंगदारी तलब की गई। शरपसंदों ने पैसे न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी तक दे डाली। अच्छा मिले हम लोग को, आम जनता की तरह हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं तो इसके लिए सुरक्षा मिले प्रशासन की ओर से।
और क्या इस तरह की गतिविधि ना हो, और जो भी अभी अपराधी किए इस तरह की गतिविधि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। रांची के डोरंडा वाक़े हज़रत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 5 रोज़ा सालाना उर्स का इनेकाद किया गया है। 212वें उर्स के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। उर्स के चौथे दिन रियासत की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आला रघुवर दास के जरिए चादर पोशी की जाएगी। वहीं चौथे और 5वें दिन मारूफ कव्वालों के जरिए मुकाबले का भी इनेकाद किया जाएगा। हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी 17 तारीख को 9 बजे आएंगे, चादर पोशी करेंगे और फिर हम लोग कव्वाली मंच पे बैठेंगे और हमारे महामहिम राज्यपाल द्रौपदी जी भी आएंगी और इंशाअल्लाह इतवार के उसी रोज़ जो है वो उद्घाटन करेंगी। एक और अहम खबर, दिल्ली की इंडिया गेट मस्जिद के इमाम असद फलाही के मुताबिक शरीयत में मर्द व ख़वातीन के साथ इंसाफ किया गया है। जहां तक ख़वातीन के मसाजिद में दाखिले को लेकर तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा बतौर है, क्योंकि इस्लाम में ख़वातीन को मसाजिद में आने से मना नहीं किया गया। रुख बता दिया ना, औरत को भी वही इजाज़त है, वही आज़ादी है, वही इरादा और अख्तियार दिया है जो मर्द को दिया है। मर्द और औरत में शरीयत ने और इस्लाम ने किसी तरह की कोई तफरीक नहीं की है। फिर आमतौर से औरतें आती क्यों नहीं? ये तो हमारे यहाँ प्रमोशन नहीं किया जा रहा ना, हम लोगों को इतना उसके ऊपर तबलीग इस बात की नहीं कर रहे कि अब आप जुमे के दिन अपने घर से औरतों को लेकर आइए, मसाजिद में नमाज़ पढ़ें, ईदैन के मौके पर नमाज़ पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर, अगर आप फिर बात करेंगे इतनी लंबी बाइट होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक वाक़या बयान कर दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, औरत ने, ख़ातीन ने, कि एक औरत का मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है तो क्या वो ईदैन की नमाज के लिए जा सकती है? अल्लाह के रसूल ने कहा बिल्कुल जा सकती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी, खुतबा सुनेगी, दुआ मांग सकती है और हमारे साथ शरीक हो सकती है। तो ये है इस्लाम ने कि मतलब देखिए मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर भी इजाज़त दिया है कि वो साथ में आ सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस्लाम की नेगेटिव पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों में औरतों के एंट्री की बात कर रहे हैं, जो पहले वो ये तो प्रूफ करें कि किस मस्जिद के अंदर रोका गया है किसी औरत को जाने से, किसी महिला को जाने से। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस, कोई ऐसा आज तक कोई एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इंसिडेंट मिला नहीं जहां कोई औरत आके ये कहे कि मैं उस मस्जिद में गई थी और मुझे रोका गया। अभी एंजेला मर्केल आई थी, जर्मनी की चांसलर, वो जामा मस्जिद गई, पूरे घूम कर आई, सही से देख कर आई। वहीं मरकजी वज़ारत